भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम है और यह 1860 का एक्ट नंबर 45 है। भारतीय दंड संहिता एक मौलिक विधि है और मौलिक विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो विधि अपराध का संरक्षण करती हो, किसी भी कार्य को या किसी भी लोभ को जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है अपराध की परिभाषा के अंतर्गत लाती हो, यानी अपराध का सृजन करती हो। तो भारतीय दंड संहिता इस प्रकार से एक मौलिक विधि में है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से इस संहिता को लागू किया गया था और इस संहिता के अंतर्गत 511 धाराएं हैं और 511 धाराओं को 23 अध्यायों में बांटा गया है। यह संहिता अपराध के सृजन का उपबंध करती है और इस संहिता का मुख्य आधार कि अपराध के दायित्व का निर्धारण किस प्रकार से हो, वो है एक्टस नॉन फैसिट्रियम नसीमेंस सिट्रिया, यानी कि किसी भी अपराध को बनाने के लिए 2 सिद्धांतों का होना, 2 सूत्रों का होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है एक्टस रियस और दूसरा है मेंस रिया, यानी कार्य ऐसा हो जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध हो और उसमें उस कार्य को करने का एक आशय हो, इंटेंशन को मेंस रिया कहेंगे। इस प्रकार से आईपीसी में लॉर्ड कोक ने इस सिद्धांत को दिया था और इस सिद्धांत के आधार पर ही हम किसी भी अपराध को सृजित होने का एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इस अपराध का सृजन हुआ। आईपीसी को 511 धाराओं में बांटा गया है और 23 अध्यायों में उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। आईपीसी में सबसे महत्वपूर्ण जो अपराध हैं उन अपराधों को शरीर से संबंधित अपराध हैं, संपत्ति से संबंधित अपराध हैं और राज्य के विरुद्ध भी अपराध हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध भी अपराध हैं। इसके अलावा सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और भी अन्य प्रकार के अपराध हैं। तो आज हम आईपीसी का जो चैप्टर 21 है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से लेकर 502 तक का जो प्रावधान है उस अपराध के बारे में, जो मानहानि का अपराध है उस मानहानि के अपराध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मानहानि का जो अपराध है, क्या यह अपराध अपकृत्य में भी मिलता है? तो यह अपराध एक अपकृत्य भी है, यानी कि यह एक ऐसा अपराध है जिसको भारतीय दंड संहिता के साथ साथ टॉर्ट में भी डिफाइन किया गया है। धारा 499 से लेकर के धारा 502 तक भारतीय दंड संहिता में मानहानि के अपराध को परिभाषित किया गया है और सबसे पहले हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा में है जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द, संकेत या दृश्य रूपणों के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है। लांछन मतलब वह ऐसा कोई शब्द कहता है जिस शब्द से उस व्यक्ति की ख्याति को, उसकी क्रेडिट को क्षति पहुंचती है। अब वह उस शब्द को कहता है या वह उस शब्द का प्रकाशन करवाता है तो वह मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत अब इस अपराध के कुछ स्पष्टीकरण हैं कि इन स्पष्टीकरणों में क्या सम्मिलित है। तो सबसे पहला है कि मृतक व्यक्ति के संदर्भ में कोई लांछन लगाना मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। यदि वह व्यक्ति मृतक नहीं होता और वह व्यक्ति जीवित होता तो क्या वह उसकी मानहानि कारित करता? तो ऐसा लांछन यदि मानहानि कारित करता हो तो वह मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। दूसरा है किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह में संबंध में उसकी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अपकृत्य के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में लगाया गया कोई भी लांछन मानहानि के रूप में आएगा। और यदि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि कारित करे तो उस अपहानि कारित करने के संदर्भ में एक सूत्र है और वो है कि जब तक कि वह लांछन दूसरे की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय नहीं करे या उसकी साख को, उसकी क्रेडिट को नीचा नहीं गिराए, मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत ऐसा लांछन नहीं आएगा। यानी कि मानहानि के अपराध में
इसका जो चौथा स्पष्टीकरण है वह बताता है कि किस प्रकार से कोई भी इम्प्यूटेशन हम देख सकते हैं कि यह मानहानि कारित करता है कि मानहानि कारित नहीं करता। अब मानहानि के हम पढ़ेंगे अपवाद। अपवाद का तात्पर्य उस वस्तु से होता है, उस विषय वस्तु से होता है जो किसी अपराध के बचाव के लिए है। यानी यदि इन सिद्धांतों को उस अपराध में जोड़ा जाए तो क्या इन सिद्धांतों का सहारा लेकर के हम उस अपराध के संरचन से, उस अपराध के विरचन से बच सकते हैं। तो मानहानि के संदर्भ में अपराध हैं 10, अपवाद हैं 10, यानी कि इन 10 अपवादों को मानहानि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहला जो अपवाद है वो है किसी सत्य बात का लांछन लगाना जो लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। यानी कि ऐसा लांछन लोक कल्याण के संदर्भ में है तो वह मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है लोक सेवकों के लोक आचरण के विषय में कथन, यानी कि लोक सेवकों का पब्लिक कंडक्टिंग क्या है, किस प्रकार से वो लोक के संदर्भ में आचरण करते हैं। तीसरा है लोक प्रश्न के संदर्भ में किसी व्यक्ति का आचरण। चौथा है न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन। लेकिन इसमें अपवाद में है कि रिपोर्ट सारतः वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि वो है। यदि अगर सारतः वैसी नहीं है तो वह इसकी अपहानिकारक हो सकती हैं और मानहानि की विषय वस्तु बन सकती हैं। उसके बाद है न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुणागुण या साक्षियों के या अन्य संपर्क जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का आचरण। इसके बाद इसका छठा अपवाद है लोककृति का गुणागुण। सातवां अपवाद है किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई उसकी परिनिंदा। और इसका आठवां है प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग लगाया जाना। इसका नौवां अपवाद है अपने या अन्य व्यक्तियों के हितों की संरक्षा के लिए किया गया सद्भावनापूर्वक लांछन। और इसका महत्वपूर्ण अपवाद है 10वां, वो कहता है सावधानी, प्रिकॉशन उस व्यक्ति की भलाई के लिए दी गई है जो जिसको कि वह सावधानी दी गई है और या जो लोक कल्याण के लिए आशयित है। इस प्रकार हम 10 अपवादों को देख करके मानहानि का एक निर्धारण करते हैं कि क्या ऐसा कृत्य मानहानि की परिभाषा में आता है। अब मानहानि के अपराध में आवश्यकता है कुछ और नया देखने की, तो वो है मानहानि के अपराध में क्या पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध अभियुक्त हो सकते हैं। एक साधारण सा प्रश्न है, तो इसमें आंसर आता है कि पति पत्नी को भी मानहानि के रूप में एक दूसरे के विरुद्ध अभियोजित किया जा सकता है। यानी कि यदि पति ने कोई ऐसा मानहानिकारक कथन कहा है जो पत्नी को, उसकी साख को क्रेडिट पहुंचाता है, उसकी क्रेडिट को लॉस पहुंचाता है, दूसरे की दृष्टि में उसको ये साबित करता है, तो ऐसा जो इम्प्यूटेशन है, ऐसा लांछन है, वह मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और उस पत्नी को परिवादिनी के रूप में न्यायालय के अंतर्गत वह एक प्रार्थना पत्र मानहानि के लिए पेश करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो प्रथम श्रेणी न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है वह कार्रवाई करेगा और आगे की जो इसमें जो प्रोसीजर है जो CRPC के अंतर्गत दे रखा है उस प्रोसीजर को फॉलो करके और इसका जो पनिशमेंट है वो डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए अब है मानहानि का दंड। तो मानहानि का जो दंड है वह धारा 500 में दिया गया है और दंड में है कि वह एक कारावास होगा और कारावास अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक का होगा या जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है और इसमें दोनों को भी रखा जा सकता है, यानी कि फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कारावास के साथ जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। अब इसमें एक और कंसेप्ट में चीज़ आती है, वो है मानहानि के संदर्भ में की जाने वाली कुछ प्रक्रिया, यानी कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर या संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासक हो या मंत्री के विरुद्ध आचरण के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई इम्प्यूटेशन लगाया गया है, लांछन लगाया गया है, तो वह सेशन जज के द्वारा विचारणीय है। तो ये बिंदु हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानहानि किसकी की गई है,
और मानहानि का जो परिवाद है वो किसके समक्ष पेश किया जाए। यानी कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या संघ राज्य हित का प्रशासक या मंत्री है और उसके कंडक्ट के विषय में किसी प्रकार की कोई मानहानि की गई है और उसका लांछन उसके ऊपर लगाया गया है तो वह सेशन जज सुनेगा, अन्यथा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको सुनेगा और जो पनिशमेंट है वो डिसाइड करेगा। अब मानहानि के संदर्भ में धारा 501 के अंतर्गत कहा गया है मानहानिकारक जानी हुई कोई बात है उसको मुद्रित करना या उसको उत्कीर्णित करना। और धारा 502 में बताया गया है कि मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्णित कोई पदार्थ है उस पदार्थ को बेचना यानी कि उसकी सेलिंग करना। तो इस प्रकार में हमने पढ़ा कि चैप्टर 21 सेक्शन 4992502 जो डिफेमेशन को डिफाइन करता है, डिफेमेशन के एक्सेप्शंस बताता है और एक्सेप्शन के साथ वो एक क्लैरिफिकेशंस भी बताता है कि इन क्लैरिफिकेशंस के अनुसार यदि कोई कार्य है तो वह मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि मानहानिकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। इस प्रकार आज का जो हमारा जो टॉपिक मानहानि था वह मोस्टली पूरा हो गया और इसके विषय में और आगे जो टॉर्ट में भी जो इसका अलग है उसको टॉर्ट के अंतर्गत और इसको विस्तृत रूप से इसको विवेचना इसकी मानहानि के लिए की गई है। और भारतीय दंड संहिता में जो मुख्यतः जो मानहानि है वो उसी प्रकार से जो कि परिभाषित की गई है। आगे की जो कक्षा है उस आगे की कक्षा में हम चोरी के संदर्भ में पढ़ेंगे जो कि संपत्ति से संबंधित अपराध है और उसका आगे हम अच्छी तरह से उसका विवेचन करेंगे और उसको विस्तृत रूप से आगे की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानहानि के संदर्भ में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।